जी। और ये लंबे समय से, पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री इनको बहकाए हुए हैं, जयराम रमेश बहकाए हुए हैं, पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट बहकाए हुए हैं। हरीश जी, देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल तथ्यहीन है और आरोप लगाना और अगर आरोप लगाना, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर सरकार चिंतित न होती तो हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी जी ने किसानों और मजदूरों के लिए इतनी बड़ी लंबी पदयात्रा की। उसके पश्चात एक कमेटी बनाई जो भू अधिग्रहण के संदर्भ में पूरा गहन अध्ययन कर रही है। गहन अध्ययन करने के बाद उसके आधार पर एक कानून बनाने का प्रस्ताव हम पास करने की पूरी तैयारी है। और साथ ही साथ किसी भी कानून को बनाने में कुछ समय लगता है, इतनी बहुत जल्दी में नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी विधिक राय ली जाती है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एक्सपर्ट की राय ली जाती है, साथ ही साथ जमीनी स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है जी। ऐसे में इतनी जल्दबाजी में अगर कोई कानून बना दिया जाए जिसको फिर संशोधन करने, हरीश जी, एफडीआई पे तो किसी की राय नहीं ली गई, उसको तो बहुत जल्दी में लाया गया कांग्रेस। देखिए चलिए, ये एफडीआई वाली बात पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये एफडीआई और कॉर्पोरेट सेक्टर, नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर को लाने में कांग्रेस को कोई जल्दी नहीं होती है। एफडीआई का जो मुद्दा है वो नीतिगत निर्णय है, सरकार नहीं, क्या नीति अंतर्गत आता है, लेकिन ये एक संविधान के अंदर विधेयक है, उसका। हरीश जी, चलिए ठीक है, आप किसानों की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे देश में 12.5 करोड़ किसान परिवार है, 41% लोग गांव में भूमिहीन है, जिनके रक्षा होनी चाहिए थी, उसके बारे में आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा मेरा भी एक सवाल है आपसे हरीश जी, मनरेगा, पंचायती कानून, ऐसे बहुत से कानून बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत उन्हें सहायता दी जाए, क्या आपकी सरकार ने ये कुछ काम किए किसानों को लेकर? आपको पता होगा, किसानों और मजदूरों के लिए इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा कांग्रेस पार्टी लेकर के आई जी। उसके साथ बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए लेकर के आई है। तो फिर आज किसान क्यों परेशान है? ये जो विधेयक है ये काफी समय से लंबित है, ये इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और निरंतर चर्चाएं चल रही हैं। चलिए, निरंतर चर्चाएं चल रही हैं और सरकार ये उम्मीद करती है कि ये चर्चाएं चलती रहेंगी, क्योंकि आम आदमी भी यही सोचता है कि ये सरकार सिर्फ सोचती है, कुछ कदम नहीं उठाती है। मुरारी शरण शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप क्या कुछ राय रखते हैं? आपने यहाँ पे नरेश जी का भी पक्ष सुना और यहाँ पे आपने हरीश जी की भी बात सुनी, क्या आप हरीश जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हरीश जी ने एक बात कहा कि विस्तार से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, तो मैं थोड़े विस्तार में जाता हूं जी। जब अंग्रेजों का शासन इस देश पर कायम हुआ तो उन्होंने किसानों की जमीन छीनने के लिए, यानी भारत भूमि पर कब्जा करने के लिए 3 कानून लाए। एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, रैयत बाड़ी एक्ट, ऐसे करके 3 किसानों की जमीन लूटने के लिए, और फॉरेस्ट रेगुलराइजेशन एक्ट, वनवासियों आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए, जंगल लूटने के लिए। और इन चारों कानूनों के माध्यम से उन्होंने भारत भूमि पर ऐसी लूट मचाई और भारत के संसाधनों का इतना जबरदस्त दोहन किया। आजादी के बाद उम्मीद थी कि किसानों को और वनवासियों को उनकी संपत्ति, उनकी भूमि और उनका जंगल वापस मिल जाएगा, परंतु आज 65 वर्षों के स्वतंत्रता के इतिहास में 55 साल तक कांग्रेस काबिज रही है सत्ता में। आज भी किसान 47 के समय जो उसकी स्थिति थी उससे और दयनीय स्थिति में है। कांग्रेस के पिछले 8 साल के शासनकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। हरीश जी कौन सी बात कहते हैं कि उनके युवराज ने पदयात्रा कर करके किसानों की हालत सुधार दी? 1 लाख किसानों ने जो आत्महत्या की, क्या इसको हालत सुधारना कहते हैं? हरीश जी जवाब दें। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये इसमें बिल्कुल, ये आरोप नहीं है हरीश जी, ये अखबारों में छपी हुई रिपोर्ट है, आपके सरकार के मंत्रालयों और थानों द्वारा दिए हुए रिपोर्ट है। ये सरकार का डाटा है कि 1 लाख लोगों ने आत्महत्या की, ये आरोप नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता है, वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। नहीं, महाराष्ट्र का किसान भी आत्महत्या करता है और राजस्थान का किसान भी आत्महत्या करता है, जहां आपकी सरकार है आत्महत्या कर रहा है, जहां आपकी सरकार है वहां के किसान भी आत्महत्या, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने महाराष्ट्र में की है। वहां आपकी और शरद पवार जी जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री के पार्टी द्वारा चलाए, जहां सरकार चला रही है उस राज्य की बात मैं कर रहा हूं। भारत के लोकतंत्र को चलाने की एक संवैधानिक व्यवस्था है, यहाँ केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी होती हैं, उसमें जिम्मेदार होती हैं। नहीं, ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है भारत में,
क्या वो किसानों को उनके मुंह से निवाला छीनने की व्यवस्था है या किसानों का पोषण करने की व्यवस्था है? आप बार बार जब भी कृषि का उत्पादन होता है उसके पहले ठीक उसके पहले उत्पादन के ठीक पहले गेहूं आयात कर लेते हैं, चीनी के बनने के समय में चीनी आयात कर लेते हैं, प्याज का आयात कर लेते हैं और मार्केट में सरप्लस सारा चीज बढ़ाकर उसकी कीमत गिरा देते हैं ताकि किसान ऊंची कीमत में अपनी सामग्री ना बेच पाए और वो ऊंची कीमत ना मिलने के कारण आत्महत्या करता है। आप आयात और निर्यात नीति को फसल चक्र के साथ क्यों नहीं जोड़ते? चलिए नरेश जी एक सवाल, कपास की फसल का जब आई तो सरकार ने जो है निर्यात पे प्रतिबंध क्यों लगाया? चलिए नरेश जी यहां पे ऐसे दबाव थे। हरीश जी मैं चाहूंगा संक्षिप्त में आप इस बात का जवाब दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या इन्हें इस बात का पता है कि केंद्र सरकार ने 65,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया? अच्छा हरीश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपके प्रधानमंत्री जी ने बड़ा भाषण दिया उस दिन, कहा कि पैसा पेड़ों पे नहीं लगता। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 13 लाख करोड़ रुपया 3 साल में कॉर्पोरेट सेक्टर का माफ किया है, जिसमें 6,27,00,000 करोड़ जो है एक्साइज का है और 4.25 लाख करोड़ कस्टम का है और 2.5-3 लाख करोड़ जो है सीधा टैक्स माफ किया है, प्रधानमंत्री जी और आप ये बताएं कि वो कौन से पेड़ों से झड़ के आया था जो 65,000 करोड़ के कर्जे को। अच्छा, और यहाँ एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, मुरारी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, चाहे हरीश जी से जवाब उसका ले लो कि जो मैं हरीश जी से इस बात का जवाब लूंगा मैं इस बात का ब्रेक के बाद में लूंगा। मुझे मेरे पैनल प्रोड्यूसर कह रहे हैं बार-बार ब्रेक लेने के लिए मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूं। मुरारी जी आपसे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे आज हमारे यहां स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इतने सवाल उठ रहे हैं